आज से हम 12th क्लास की फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास की फिजिक्स हम NCERT की जो फिजिक्स है, NCERT का सिलेबस है, उसको हम पढ़ाएंगे। और NCERT की किताब में पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको पढ़ाएंगे। राइट। तो सभी स्टूडेंट्स, जितना मैं मेहनत करूंगा उसके साथ साथ आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं आपको बोर्ड पर काम कराऊं उसका हर रोज़ के रोज़ अपना एक नोट्स बना लीजिए। इस टाइप की एक फाइल खरीद लीजिएगा और फाइल में आप क्या कर लीजिएगा, हर नोट्स को, हर बात को नोट करते चलिएगा ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। राइट। चलिए, तो देखिए हम अब क्या करेंगे, जितनी भी परिभाषाएं लिखा करेंगे उनको सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया करेंगे। यानी कि उनका एटलीस्ट इतना तो लिख दिया करेंगे उसका नाम। जैसे कि ये है, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो इसका इंग्लिश में नाम लिख दिया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अब ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख लेना, क्योंकि इंटर करने के बाद में तुरंत आप किस में जाओगे, BSc करोगे, BTech करोगे, यानी कि हायर एजुकेशन में जाओगे, तो वहाँ पर आपका इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत ही बड़ा यूज होता है। इसलिए आपको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा अभी से आदत बना लेनी, ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम देखो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक पढ़ लो, यानी इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ो, फिर फील्ड पढ़ना, इस तरीके से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें, इलेक्ट्रिसिटी हम जानेंगे। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले हम विद्युत, हिंदी में बोले तो विद्युत क्या होती है इसको जानेंगे, फिर विद्युत आवेश पढ़ेंगे। राइट। तो देखिएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा किस में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। थोड़ा नहीं, बहुत पास्ट में जाएंगे। बहुत पेचीदा कहानी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यार से समझेंगे। देखिएगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म की हम बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 600 वर्ष ईसा पूर्व। कितना वर्ष ईसा पूर्व? 600 वर्ष ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये है कि जैसे देखिए, जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, ऐसा मानते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म है वहाँ पर हम क्या मानते हैं, सन को 0 मानते हैं। वहाँ से आगे का जो काउंट है 2001, 2002, 100, 1750, 1900, तो इस तरीके से जैसे अब चल रही है 2023। ठीक है। तो इसी तरीके से 2022 चल रही है, 2022 लिखेंगे। ठीक है। और ऐसे ही थोड़ा सा पीछे आ जाइए, तो यहाँ से जितना ही पीछे चलेगा तो ईसा मसीह के 1 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, इसी तरीके से हम यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, 600 वर्ष पूर्व, लगभग 600 वर्ष पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व की हम बात कर लेते हैं। तो एक ग्रीक समझते हो, ग्रीक को हिंदी में बोलते हैं यूनानी। तो ग्रीक या आप बोल दीजिए, आप ऐसा भी लिख सकते हो गिरिश देश के एक महान दार्शनिक थे, या जिनको आप आज की भाषा में बोल दो तो वैज्ञानिक थे। ठीक है। थेल्स, क्या नाम था उनका? थेल्स। ये महान दार्शनिक, या आप छोटी सी भाषा में आप बोल दीजिए आज की भाषा में वैज्ञानिक। कहाँ के थे ये आपके ग्रीक भाषा के थे। तो इन्होंने बताया, यानी कि इन्होंने देखा या इन्होंने विचार किया, इन्होंने बताया था, अपना एक चीज़ बताई थी। इन्होंने क्या बताया था कि एम्बर, इसको एम्बर बोल दीजिए, या कुछ किताबों में अंबर लिखा होता है, इंग्लिश में AMBER, अंबर। ठीक है। अंबर एक पदार्थ है। अंबर पदार्थ को फलालेन या ऊन का कोई भी कपड़ा हो, या डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ ऊन, तो अंबर को ऊन से रगड़ें या अंबर को फलालेन से रगड़ें, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे कणों को, जैसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हों या धूल के कण हों या थोड़े थोड़े तिनके हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कभी देखा होगा आपने, जैसे मैंने ये रगड़ा और छोटे छोटे कपड़े यानी कि कागज़ के टुकड़े हों उनके पास लेकर आऊँ तो ये अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई थी कि अंबर जो है, आप फलालेन से इसको रगड़ दें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अंबर जो है
छोटे छोटे टुकड़ों को यानी बारीक टुकड़ों को अपनी ओर, बारीक वस्तु बोले तो जैसे कि कांच के यानी कि कागज़ के टुकड़े हैं, तिनके हैं, धूल के कण, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, राइट। तो ये बात किसने बताई थी? थेल्स ने। तो ये तो 600 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। फिर इनके ही यानी कि लगभग 2000 वर्ष बाद फिर एक और वैज्ञानिक आते हैं इंग्लैंड के। कहाँ से? इंग्लैंड के। हाँ सुनो, पहले यहीं से सुन लीजिए, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी तो यहीं से हो जाती है। इन्होंने ही बताया कि जो ये थेल्स ने क्या बताया था कि अंबर जो पदार्थ है उसको ऊन से रगड़ें या फलालेन से रगड़ें तो ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक भाषा में इसी अंबर को हमने क्या बोल रहे हैं? इसी अंबर को ग्रीक भाषा में यानी कि ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रीक बोले तो यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ही ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस अंबर द्वारा छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और जिसको इलेक्ट्रिसिटी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। तो विद्युत का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि अंबर को फलानेन से रगड़े जाने पर ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अंबर को ग्रीक भाषा में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अंबर द्वारा छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना यानी कि अंबर को जब ऊन से रगड़ दें या फलालेन से रगड़ दें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी गुण को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है विद्युत, राइट। अब ये लिखी हुई परिभाषाएं कहाँ पे मिल जाएंगी? लिखी हुई सारी परिभाषाएं आपको नोट्सों में मिल जाएंगी। नोट्स में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल की बातें चलती है, आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी बाद में फिर एक आते हैं, यानी कि इससे लगभग 1600 वर्ष यानी 1600 की बात कर लेते हैं, 2000 वर्ष बाद बात कर लेते हैं। 1600 ईस्वी में हम बात कर लेते हैं। 1600 ईस्वी में हम बात कर लें तो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक, यानी कि 1600 ईस्वी की बात करें तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक समझ लीजिए, हाँ वैज्ञानिक ही कहिए आप। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। तो गिलबर्ट बोलते हैं, कोई गिलबर्ट कहता है, तो गिलबर्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि जो थेल्स ने बात बताई थी उसी बात को ध्यान में रखा और रखते हुए ये बात कही कि थेल्स भाई साहब जो आप कह रहे हो ना कि अंबर को फलालेन से रगड़ें या ऊन से रगड़ें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, तो ये भाई साहब कहने लगे कि हम इस बात को मानते हैं कि ये आकर्षित करता है। तो इन्होंने अपने आप से और बातें कही कि ये केवल अंबर के साथ ही नहीं होता, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको एक दूसरे से रगड़ा जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ, तो इन्होंने बताया कि भैया गिलबर्ट ने भी बताया कि ऐसा केवल अंबर के साथ ही नहीं होता है, ऐसे और भी एबोनाइट, और भी ऐसे पदार्थ हैं एबोनाइट, जिसको हिंदी में आबूनस भी बोलते हैं भैया, कांच, ठीक, सल्फर, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़े तो ये छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्होंने एक बात और बताई, इसका कारण भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण था घर्षण। ये किस कारण से? घर्षण के कारण, या आप बोलते हो एक दूसरे से रगड़े जाना। क्या है, जब एक दूसरे पदार्थ को रगड़ते हैं तो इसका रगड़ने के कारण ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं छोटे छोटे पदार्थों को, या जिसको हम साइंस की भाषा में बोले तो घर्षण। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर 1750 आ जाती है, 1600 के बाद में 1750, जहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं जिन्होंने आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक भागों में बांटा और नाम दिया धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो वो कैसे दिया वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अभी आपने क्या सीखा? इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? जब आबूनस को
किसी फलाने या किसी ऊनी कपड़े से घिस दें या रगड़ दें तो वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी पदार्थ में उत्पन्न इस गुण को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये सिंपल भाषा में बोल दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया, यानी कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ में क्या करा जाए, रगड़ा जाए। ठीक है, तो इसके ये पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब जिन पदार्थों में ये गुण, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रिसिटी का गुण उत्पन्न हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये पदार्थ क्या हो गए, वैद्युतमय हो गए। कैसे हो गए, वैद्युतमय हो गए, वैद्युतमय हो गए। अर्थात वैद्युतमय हो गए यानी कि या आवेशित हो गए। समझ में आ गई, आवेशित हो गए, इसी चीज को बोलते हैं आवेशित हो गए। तो आपके पेपर में जो परिभाषा लिखोगे वो किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि आवेश से पहले चुंबक का ज्ञान हो गया था, यानी कि चुंबकत्व के बारे में पता चल गई थी, यानी चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानकारी मिल गई थी। ठीक है, फैराडे के नियम आ गए थे, विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे के नियम। तो आपको चुंबकत्व के बारे में पता है, चुंबकीय प्रभाव के बारे में पता है, तो इसीलिए परिभाषा लिखी गई। परिभाषा क्या लिखी गई साइंस में, तो अब वैद्युत आवेश की परिभाषा लर्न कर लेना, दिमाग में अपने खोपड़ी में इंस्टॉल कर लेना। क्या, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा, या वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। मतलब ये किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो या विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव अनुभव करता हो, उसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है, देखिए, आकर्षण अनुभव करे या आकर्षण किसी को दे, उसको ही बोलेंगे हम वैद्युत आवेश। ये गुण है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी, जैसे वस्तु आपस में कैसी होगी, आवेशित हो गई, तो इसी गुण को तो बोलेंगे जो अपनी ओर छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है या दूसरे को दूर भगा रहा है, उस चीज़ को। अब देखिएगा आवेश के बारे में, देखिए 1750 में अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने भाई साहब आवेश को दो भागों में बांट दिया कि आवेश धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का होता है। राइट, चलिए, इन्होंने भी बहुत सारे लैब में प्रयोग किए, वो सब भी बताएंगे। हम पहले थोड़ा सा समझो जरा कि इन्होंने देखा, क्या देखा कि भाई एक छड़ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कांच की छड़ हमने लटका दी, कांच की छड़ लटका दी। ठीक है, कांच की छड़। अब इसके पास में हम एक दूसरी छड़ लेकर आए, दूसरी छड़ को हमने क्या किया, दूसरी छड़ को हमने एक दूसरे पदार्थ से घिसा। क्या करा, घिसा हमने। एक छड़ थी, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, और यहाँ पर हमने इस कांच की छड़ को हमने क्या करा, इस रेशम से जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, इन दोनों को रगड़ दिया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो देखा जब रगड़ने के बाद में इस कांच की छड़ को हम यहाँ पर ले गए, इस कांच की छड़ को हम इस दूसरी कांच की छड़ के पास ले गए, तो देखिएगा हमने इस कांच की छड़ को किससे रगड़ा है, रेशम से रगड़ा है, और फिर हम इसके पास ले गए तो इस पर क्या आ गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इस वाली छड़ पर क्या हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया, और ये क्या करने लगी, ये धनात्मक आवेश इस पर उत्पन्न हो गया, तो ये इस वाली छड़ को दूर भगाने लगी, क्योंकि इस पर भी पहले से धन आवेश था। ठीक है, इसको हमने क्या करा, एक बार इसको रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ को इसके पास रख दिया। ठीक है, फिर दोबारा कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, इसके पास ले गए, तो इस वाली कांच की छड़ को ये दूर भगाने लगी। तो मतलब क्या है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। यहाँ से पता चला ये क्या करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी। ठीक, तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रयोग किए थे, तो इन पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि कौन सी चीज़ को किससे रगड़ेंगे तो कैसा, किस पर धनावेश आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, ये आपके काम की नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके से ही काफ़ी सारे प्रयोग किए थे। अब देखिए एक और प्रयोग बता दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से ये रेशम है, ये रेशम है, रेशम की छड़ को इस तरीके से हमने क्या करा, इस रेशम की छड़ को हमने किससे, अंबर या रेशम की छड़ को हमने क्या करा, ये देखिएगा अंबर, अंबर, वही अंबर जो हम बोल रहे थे, इस अंबर से, ये अंबर है। ठीक, इस
रेशम की छड़ को अंबर से रगड़ा और यहाँ पर टांग दिया। फिर दूसरी वाली छड़ को, एक दूसरी छड़ को इससे रगड़ा रेशम की छड़ को, इसी रेशम की छड़ को हमने अंबर से रगड़ा और फिर हम इसके पास ले गए तो ये धनावेशित, ये भी धनावेशित इस पर उत्पन्न हो गया और ये एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपल्स करने लगे, एक दूसरे को भगाने लगे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगने लगा। लेकिन जब हमने इस रेशम की छड़ को इस फलालेन की छड़ से हमने रगड़ा, इससे रगड़ने लगे और फिर हम इसके पास में लेकर आए, रेशम की छड़ ली, लेकिन अब क्या हमने फलालेन से रगड़ी और इसके पास लेकर आए तो इस पर नेगेटिव आ गया और ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। एक दूसरे को कैसे करने लगी, आकर्षित करने लगी। तो इनसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें मतलब क्या है, इनसे पता चला कि इन पर अलग अलग प्रकृति का आवेश है। यहाँ पता चला इन पर एक जैसी प्रकृति का आवेश है, क्योंकि एक जैसी प्रकृति पर ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे और अलग अलग होगा तो पास आएंगे। तो ये चीज़ें बहुत सारे प्रयोग किए थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि कोई भी ऊपर वाली चीज को नीचे वाले से रगड़ेंगे तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा। जैसे इस रेशम की छड़ को मैं इससे रगड़ूंगा तो इस पर धनात्मक आएगा, इस रेशम की छड़ को मैं लकड़ी से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा, रेशम की छड़ को मैं धातुओं से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा, रेशम की छड़ को मैं रबड़ से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा, इस कांच की छड़ को मैं रेजिन से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा, बिल्ली की खाल को मैं गंधक से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा, बिल्ली की खाल को मैं फलालेन से रगड़ूं तो धनात्मक आएगा। मतलब ये कि ऊपर वाली चीज को नीचे वाली से रगड़ेंगे तो ऊपर वाली वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा। और इसका उल्टा कर दीजिए, यदि मैं कह रहा हूं रबड़ को मैं फलालेन से रगड़ूंगा तो इस पर ऋणात्मक आएगा, मैं फलालेन को कांच से रगड़ूंगा तो ऋणात्मक आएगा, मैं रेजिन को रेशम से रगड़ूंगा तो ऋणात्मक आएगा, एबोनाइट को मैं अंबर से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, एबोनाइट को मैं गंधक से रगड़ूंगा तो नेगेटिव आएगा। मतलब ये कि नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु से रगड़ेंगे तो नीचे वाली वस्तु पर ऋणात्मक आएगा, और जैसे अंबर को मैं गंधक से रगड़ूंगा तो इस पर धनात्मक आएगा, और अंबर को रबड़ से रगड़ूंगा तो अंबर पर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। नीचे से ऊपर चलने पर, नीचे से ऊपर चलने पर तो ऋणात्मक, ऊपर से नीचे की ओर रगड़ने पर धनात्मक आता है आवेश। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आवेश के बारे में परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। ठीक, चलिए बस अब आगे आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, किसी पदार्थ पर धनात्मक आवेश ही क्यों आता है, ऋणात्मक आवेश ही क्यों आता है, उसका कारण समझते हैं। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। चलिएगा, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, आप ऐसा समझिए, हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आए हो, क्या पढ़ते हुए आए हो कि भाई हमारे पास में कोई पदार्थ है, वही चीज़ है, सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, केवल यहाँ पर समझ लो। कोई पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। लेकिन ये कैसे पाया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे, देखो यहाँ से समझेंगे, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु। और अणु और बहुत बारीक कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी और महीन कणों से मिलकर बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, राइट। चलिएगा, परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से, यहाँ पे क्या कह रहा है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। ये क्या है, अणु। और अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म छोटे कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जैसे कि अब मैंने ये मान लीजिए, ये एक परमाणु है,
ये एक परमाणु है, परमाणु के अंदर ये बाहरी भाग है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु के चारों ओर क्या है, बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझ में आ गई बात। परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। समझ में आई बात। इसी को थ्योरी में लिख देंगे, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, राइट। जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही धनावेश प्रोटॉन पर होता है। और एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिसमें एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। देखिए हमने क्या कही, देखिए न्यूट्रॉन पर तो कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, प्रोटॉन पर धन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। और हमने क्या कहा है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो मैंने मान लिया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देंगे कि इसमें 10 प्रोटॉन है। तो मतलब क्या है कि 10 ही इसमें पॉजिटिव हैं तो 10 ही इसमें नेगेटिव हैं। तो और इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव है और इस पे प्रोटॉन कैसा, पॉजिटिव है। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव दोनों मिलकर कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, एक संपूर्ण परमाणु कैसा होता है, विद्युत का उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो पहले से ही कोई चार्ज नहीं होता और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन उसमें उतने ही कैसे प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। जितना ऋणात्मक आवेश उसमें उतना ही धनात्मक आवेश होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आवेश आएगा, इसीलिए इस पर 0 आवेश होता है। तो ये तो होगा विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है, एक बार थ्योरी को कंप्लीट करा देंगे। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है, भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। जितने पदार्थ में जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अतः परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अतः परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिएगा, अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहर वाली कक्षा होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बहुत कम बल लगा रहता है। यानी कि देखिए नाभिक कैसा है, धनात्मक आवेश है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा हुआ है, यानी कि ये जुड़े हुए हैं। किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल से जुड़ा होता है तो ये आकर्षण बल जो बाहर वाली कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें बहुत कम होता है। तो कम होने के कारण जब दूसरा कोई पदार्थ है इसमें मैंने मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें कितने हैं, 10 ही प्रोटॉन हैं। ध्यान से समझ लेना, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें 10 तो पॉजिटिव हैं और 10 ही इसमें नेगेटिव हैं। एक दूसरा पदार्थ है मेरे पास में, इसमें क्या है, इसमें भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पर क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही इसमें प्रोटॉन है, मतलब 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव हैं। जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा तो रगड़ने पर क्या हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले पदार्थ पर आ गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब क्या है, इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो अब इसमें कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन तो वही हैं 10 के 10 और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो मतलब क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 8 नेगेटिव, 10 प्रोटॉन का मतलब क्या, 10 पॉजिटिव। तो जब 8 से 8 तो इसमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 पॉजिटिव बचेगा एक्स्ट्रा। तो जब भी याद रखना, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है,
इसमें से इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्यों बचेगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। और ऐसे ही इसमें क्या हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए, तो मतलब क्या 7 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव दोनों को जोड़ेंगे, कंबाइंड करेंगे तो 2 नेगेटिव बचेंगे, 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा बचेंगे। तो जब भी कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा उस पर क्या आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणात्मक आवेश आता है। समझ में आ गई बात? ऋणात्मक आवेश क्यों आता है? तो ये विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको बताता है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अब हम। अब कुछ विद्युत आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के बारे में कुछ बातें करेंगे। विद्युत के बारे में क्या क्या बातें करेंगे कि जो आवेश है, आवेश की परिभाषा आपने लिख ली थी, परिभाषा आपने लिख ली। इसका मात्रक क्या होगा? विद्युत मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होता है? इसमें मात्रक होता है इसका, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। इसका विमा क्या होगी? विमा, विमा होती है AT, आवेश की विमा, ठीक है। क्या होती है? AT, ठीक। अब इसका सूत्र भी लिख लीजिए। इसका सूत्र होगा Q बराबर होता है NE। ये सूत्र कहाँ से आया? ये सूत्र कहाँ से आया? तो देखिए ये वाला सूत्र कहाँ से आया वो भी समझ लेते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने से पहले आवेश का क्वांटीकरण समझिए। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? अभी हमने बताया था कि किसी वस्तु पर क्या है, बाहरी कक्षा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी कक्षा है, दूसरा कोई पदार्थ है। जब हम इसको एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा? इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर इससे इस पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वही 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ पूरी पूर्ण गुणज जाता है, ठीक है, आधा पद्धा नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको एक बना दिया गया है। क्या बनाया है? कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का एक निश्चित आवेश या निश्चित मान पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी भी प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर, जैसे कि मैं कह रहा हूं मेरे पास एक वस्तु है, ये जैसे कि सोडियम है, सोडियम पर 1 पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव होंगे, Cl पर 1 नेगेटिव होगा या Cl पर 2 नेगेटिव होंगे। यानी कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे कि ये कितना है? 2 आवेश हैं इस पर कितना? 1 नेगेटिव है, इस पर 2 पॉजिटिव हैं। तो मतलब ये 2 का पूर्ण गुणज, ये 1 का पूर्ण गुणज, मतलब पूर्ण गुणज होगा 1 2 3 कुछ संख्या का पूर्ण गुणज होता है। जिसे हम मूल आवेश कहते हैं, इसी को आवेश को हम क्या कहते हैं? इस आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो एक निश्चित आवेश यानी कि E का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का यही गुण क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान E का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, एक निश्चित आवेश का या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ऐसा समझ लीजिए। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं, E को, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी निश्चित आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। और E का मान कितना होता है? देखिए, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा Q बराबर प्लस माइनस NE, या तो धनात्मक NE होगा या ऋणात्मक NE होगा। N बराबर क्या? 1 2 3, जैसे कि प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक, या आप ऐसा कहिए प्लस के दो इलेक्ट्रॉन, या आप कहेंगे माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ रहे हो, यानी प्लस का 2 आवेश या ऋणात्मक 2 आवेश, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, क्लियर हो गई। और E का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, चलिए आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या करा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, आवेश क्या है, एक प्रकार की एक ऊर्जा है, जैसे ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते वैसे ही आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, तो ये आवेश का संरक्षण हो गया। ठीक, आवेश की परिभाषा आपको पता हो गई, आवेश का मात्रक क्या कूलाम, आवेश का विमीय सूत्र क्या AT, आवेश का सूत्र क्या हो गया, ये हो गया Q बराबर NE। ठीक, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्थिर विद्युत इकाई ESU। ESU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्थिर विद्युत इकाई, या इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे में कितना, एक फैराडे में 96,487 कूलाम इतना आवेश होता है। कुछ किताबें 96,500 कूलाम आवेश बताती हैं। तो इन दोनों में पता है सहूलियत के लिए 96,500 तक ये कैलकुलेशन आसान हो, लेकिन एग्जैक्टली ये होता है 96,487, लेकिन ये माना गया कुछ किताबों में। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिए हैं। ठीक, चलिएगा आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलाम। क्या होता है, एब कूलाम। एक कूलाम में कितना आवेश होता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए, आप सारा कुछ समझ लीजिएगा। एक कूलाम में होते हैं 3 गुणा 10⁸ ESU, मतलब स्थिर विद्युत इकाई, या एक कूलाम बराबर क्या 3 गुणा 10⁸ इतने फ्रैंकलिन। FR का मतलब क्या है, फ्रैंकलिन, राइट। या एक कूलाम बराबर 1/10, इस पे लिख दोगे एब कूलाम, इतने एब कूलाम होते हैं, राइट। चलिएगा, समझ में आई बात। या एक एब कूलाम बराबर 10 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, चलिएगा, बस ये है आपका। और एक और चीज़ नोट करके विशेष तौर पर लिख लीजिए, जो आवेश जो होता है, आवेश क्या चीज़ उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों। आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है। इसकी भी कंडीशन है, यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश स्थिर है तो स्थिर है आवेश, यदि आवेश कोई भी चार्ज है जो कैसा है, स्थिर रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो क्या करेगा, केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। केवल क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान समझ लें, आवेश यदि स्थिर है यानी कि रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि आवेश गति कर रहा है, गति भी कैसे कर रहा है, एक सम कांस्टेंट वेग से, कैसे, स्थिर वेग से गति कर रहा है, यानी एक समान वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गति कर रहा है तो उसी वेग से गति करता है, यानी स्थिर वेग से गति कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र के तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक, यदि कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, और आवेश गति तो कर रहा है लेकिन क्या है, v बराबर कैसा, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ना हो, यानी कि अस्थिर वेग से गति कर रहा है, यानी कि v बराबर कैसा है, अस्थिर वेग है उसका, v बराबर अस्थिर। अस्थिर का मतलब कि उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। ठीक है, तब वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी निकालता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 3 पॉइंट। ठीक है, आवेश क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आवेश रुका हुआ है
तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। गति कर रहा है तो गति करने की भी दो कंडीशन है, यदि वो एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और यदि आवेश गतिमान हो रहा है लेकिन कैसे गति कर रहा है, अपने वेग को बढ़ाता जा रहा है लगातार, तो वो क्या करेगा, असमान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। चलिए, तो अब आगे की जो वीडियो है उसमें हम कूलाम का नियम और उस पर आधारित कुछ चीज़ें कराएंगे। अभी एक सवाल और कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछने लगे, यहीं से पूछ लेगा, इसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे पूछने लगे, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिएगा क्या चीज़ आपको दे रखी है सवाल में, कि भैया एक आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा है, आवेश यानी कि Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम, ठीक। और कुछ पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर आपसे पूछा है, तो सूत्र कौन सा, Q बराबर NE था, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना 1 है, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये भी बताया था E का मान इतना होता है, यही वाला फॉर्मूला लग गया। तो इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा, देखिएगा इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, नीचे 16 बचे। देखिए पहले इसको लिख लीजिए, ये हो गया 16 गुणा 10⁻⁻19 इतना हो गया। क्यों हो गया, देखिएगा ध्यान से, देखिए हमारा ये था कि 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 था, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दी, तो ये कितना हो गया 10/16 हो जाएगा, नीचे 1.6 था तो ये 16 हो गया, ठीक है। ये आ गया, समझ में आई बात, नहीं आई तो हमने क्या करा, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ा दी, तो ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करा, इस 19 को ऊपर ले गए, 10⁻+19 हो गया, और ये बचा। अब देखिएगा इस 10 में हम 16 का भाग कर देंगे, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, समझ में नहीं समझ में आए तो ये आ गया 10/16 है, तो इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो अब कितना आ जाएगा, ये इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो मतलब कितना आ गया 5 गुणा 10⁻19 बट्टे नीचे 8 आ गया। अब 5 में तो भाग कर ही सकते हो आप 8 का, कैसे, 8 पंजे 40 नहीं जाएगा, पहले तो 8 में भाग करिए, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाएंगे जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, कितने बचे, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 4, पॉइंट लगा हुआ है जीरो, 8 पंजे 40, काम खत्म। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.625 गुणा 10⁻19, ठीक। फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, तो इस अंक को मैं आगे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻, देखिएगा अब मैं एक अंक आगे ले गया हूँ, तो एक घात कैसी आएगी, जब पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो एक घात माइनस की आएगी, तो ये पहले ही यहाँ पे कितने हैं 19 हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। चलिएगा, और बाकी एक सवाल आपको मैं बोलूँगा कि जैसे यहाँ पर ये है, यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको करना है कितने 9600 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। 9600 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, कमेंट करना उत्तर कितना है। चलिएगा, मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।